guys, how are you? So आज we will do idioms on animals. So अगर मैं आपसे पूछूं कि आज कैसा फील कर रहे हो, what kind of an animal do you feel today? और सामने वाला बोले कि आज मैं शेर की तरह फील कर रहा हूँ, तो what do you feel? आपको क्या समझ में आएगा कि यार आज ये बहुत स्ट्रॉन्ग फील कर रहा है, या आई टेल यू यार ये चूहे की तरह क्यों कुछ कर रहा है. सो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि चूहा का एक सबसे मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि वो डरपोक होता है. या मैं कहता हूँ कि यार ये तो लोमड़ी की तरह बात करता है, तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि यार मैं चालाकी की बात कर रहा हूँ. सो दैट इज़ वॉट वी गोना डू टुडे. वी गोना डू ईडियम्स ऑन एनिमल्स. जब एग्जाम्स में जानवरों से रिलेटेड ईडियम्स आते हैं तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है. द ओनली थिंग इज़ मुझे उस जानवर का नाम पता होना चाहिए, उसकी क्वालिटी पता होना चाहिए, एंड 90% ईडियम्स तो मैं ऐसे ही सॉल्व कर लेता हूँ. फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला ईडियम है लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. अब फिश का मेन का एट्रीब्यूट क्या है, रहती क्या है, पानी में. तो अगर मैंने मछली को पानी से बाहर निकाल लिया तो क्या करती है, बिल्कुल वैसे ही करती है जैसे एग्जाम में आपको कोई क्वेश्चन ना आता और आपका दोस्त ना बता रहा हो. सो लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर मीन्स जब आप किसी ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आप रियली अनकंफर्टेबल हो, आपको पता ही नहीं चल रहा आप क्या करना चाहते हैं, अब क्या करूँ मैं, आप तड़प रहे हो. सो लाइक मेरे को क्या देखना है कि मेरे को कितने वर्ड्स के मीनिंग पता है. मुझे लाइक का मीनिंग पता है, फिश का मतलब पता है, आउट ऑफ वाटर का मतलब पता है. तो अब इस लिटरल सिचुएशन को मैंने अपने दिमाग में रखना है. मछली पानी के बाहर है तो क्या कर रही है, तड़प रही है, तो वो रियली अनकंफर्टेबल है, उसको वापस पानी में जाना है. तो जब मैं आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देता हूँ, जब मैं आपको ऐसा कर देता हूँ कि आपको सही में अनकंफर्टेबल फील हो, तो आप क्या हो, यू फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. आपको लोगों के सामने बोलते हुए डर लगता है. मैंने आपको 2000 लोगों के सामने खड़ा कर दिया, चलो अब इनको कहानी सुनाओ, और आपको पसीने आने लगे, तो आप कैसा फील करेंगे, यू विल फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर. सो जैसे ही हमारे को एग्जाम्स में जानवरों के मुहावरे आए, बहुत ज़्यादा 90% मुहावरे हमारे ऐसे ही सॉल्व हो जाते हैं. जैसे हमारा सेकंड मुहावरा, ये थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि हॉक इंडिया में यूज़ नहीं करते हैं हम लोग यूज़ करते हैं ईगल, राइट. बट हॉक जो होता है ईगल का ही बाज आप इसको कह सकते हैं. अब बाज की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि उसकी नज़र बहुत अच्छी होती है, और बहुत ऊंचाई पे उड़ रहा होता है. उसे नीचे कहीं भी एक खरगोश दिख जाता है, वो नीचे आता है, खरगोश पकड़ता है, सांप पकड़ता है और लेके चला जाता है. तो अगर आप किसी चीज़ को बाज की तरह देख रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, किसी चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहे हो, आपकी नज़रें जो हैं वो बहुत पैनी है. तो अगर मैं इसका हिंदी मुहावरा बोलूँ तो मैं बोलूँगा यार इसकी नज़र बहुत पैनी है, राइट. सो व्हाट समथिंग लाइक अ हॉक, हमारा जानवर है हॉक. हॉक की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या होती है कि वो बहुत ज़्यादा उसकी नज़र तेज होती है. अब क्योंकि उसकी क्वालिटी है, उसकी नज़र तेज होती है और मुहावरा भी उसकी नज़र से रिलेटेड है, तो इसका साफ साफ सा मीनिंग होगा कि आप किसी चीज़ को बहुत अच्छे से देख रहे हो, बहुत ध्यान से देख रहे हो, आपने पूरा का पूरा फोकस उस चीज़ पे किया हुआ है, राइट. सो हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें जानवर की क्वालिटी पता होगी. तो अगर मेरा शब्द नहीं भी मुझे पढ़ा हुआ है, मेरा वो मुहावरा, तो भी बहुत ज़्यादा चांस है कि मैं उसको सॉल्व कर पाऊँ. सेम अब तीसरा मुहावरा जो है थोड़ा सा फ़र्क है. शेर की क्वालिटी, शेर जैसा महसूस हो रहा है, मतलब सब कुछ आपके कंट्रोल में है, बट यहाँ पे हमारा शेर कुछ कर नहीं रहा, राइट. तो हमारा शेर कुछ नहीं कर रहा, तो शेर की क्वालिटी तो शायद शो हो रही होगी, लेकिन किस तरह से. अब यहाँ पे मैंने लिखा द लायंस शेयर, शेर का हिस्सा. अब फिर वहीं पे बात आ गई कि जंगल का राजा कौन होता है, जंगल का राजा होता है शेर. तो शेर को कौन सा हिस्सा मिलेगा, शेर को सबसे बड़ा हिस्सा मिलेगा. तो अगर आप अपने फैमिली में सबसे छोटे बच्चे हो और 4 बच्चों के लिए केक बना और आपने रोके सबसे बड़ा पीस ले लिया, बाकी तीनों बच्चों का, भाइयों का, बहनों का हिस्सा भी आपने ले लिया, तो आपको क्या मिल गया, द लायंस शेयर. जब आपको सबसे बड़ा हिस्सा मिलता है, जब आपके पास सबसे बड़ा हिस्सा होता है किसी चीज़ का, तो दैट इज़ कॉल्ड द लायंस शेयर. एग्जाम में 2-3 बार आया हुआ है मुहावरा, कई बार सेंटेंस में आता है. जैसे मुझे लास्ट याद है कि ही गॉट द लायंस शेयर इन हिज फादर्स विल. अब उसको फादर्स विल मतलब पापा की वसीयत में क्या मिला, लायंस शेयर. तो सबसे बड़ा हिस्सा उसको मिला. सो ये हमारा थर्ड मुहावरा था, द लायंस शेयर.
नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ वन. सो द नेक्स्ट idiom इज द एलिफेंट इन द रूम. अब जो हमारे 2-3 idioms हम करेंगे उसमें जानवरों के साथ साथ बाकी क्या क्या लिखा हुआ है उसका मीनिंग भी हमारे को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा. सो द एलिफेंट इन द रूम. अब ये वाला जो मुहावरा है इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन आप इसको समझते किस तरह से हैं. अगर एक कमरे में हाथी आ गया, राइट, सो क्या होगा, किसी और चीज़ के लिए जगह नहीं होगी. तो एक तो इसका मतलब हो सकता था कि किसी और चीज़ के लिए जगह ना हो. लेकिन यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इसका जो एग्जैक्ट मुहावरे का मतलब है, अगर कमरे में हाथी है मतलब एक कोई ऐसी बहुत बड़ी चीज़ है जिसको सब देख पा रहे हैं लेकिन सब अवॉइड कर रहे हैं, राइट. सो व्हेन वी से द एलिफेंट इज इन द रूम, मतलब सबको पता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन सबको पता है क्या गड़बड़ है, बट कोई उसको बारे में बात नहीं करना चाह रहा. हर कोई उसको अवॉइड कर रहा है, हर कोई उससे बात करने से बच रहा है. दैट इज कॉल्ड द एलिफेंट इन द रूम. मान लो ये कोरोना वायरस फॉर एग्जाम्पल बढ़ रहा है, लेकिन से फॉर एग्जाम्पल यूएस, डोनाल्ड ट्रंप के लिए कुछ जगह ये कहा जा रहा है कि मतलब ही इज़ नॉट रिएक्टिंग टू द एलिफेंट इन द रूम. उसको पता है प्रॉब्लम है बट वो फिर भी उस बारे में रिएक्ट नहीं कर रहा है. सो दैट इज कॉल्ड द एलिफेंट इन द रूम. इसका मीनिंग होता है टू अवॉइड द प्रॉब्लम और नॉट टॉक अबाउट इट. किसी परेशानी के बारे में जो कि बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ा इशू है, सबको पता है उस इशू के बारे में, लेकिन कोई भी उस चीज़ के बारे में बात नहीं करना चाह रहा. हर कोई उस चीज़ से बात करने से बच रहा है. दैट इज द एलिफेंट इन द रूम. अगला, अब इसमें फ़र्क नहीं पड़ता आप कौन सा जानवर लिखें, बकरी लिखें, बिल्ली लिखें, शेर लिखें. यहाँ पे दिस इज़ बेसिकली अ वेरी सिंपल एक्सप्रेशन. अगर आप लोग से हॉलीवुड मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो ये आपको बहुत मिलेगा. इट रियली गेट्स मी. गेट एक ऐसा शब्द है जिसके बहुत सारे मतलब होते हैं, 15-20 तरीके के मतलब हो सकते हैं. तो जब मैं यहाँ पे इट रियली गेट्स मी बोलता हूँ तो गेट का मतलब होता है एंग्री. ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो मुझे सच में बहुत ज़्यादा गुस्सा कर दे. बस यहाँ पे इन्होंने मुझे की जगह आदमी लिख दिया, जानवर लिख दिया. सो इट रियली गेट्स माई गोट इज़, ये मेरी बकरी को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, इरिटेट करता है या गुस्सा कर देता है. तो यहाँ पे जानवर के होने से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा. यहाँ पे मेरा ये शब्द नॉर्मल है. मतलब अगर आप लोग मूवीज़ वगैरह देखते हैं तो आपको ये वाला मुहावरा याद भी नहीं करना पड़ेगा, बिकॉज दैट रियली गेट्स मी मीन्स ये मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता है. Now the next one is वापस इस वाले इडियम में भी हमें बहुत ज़्यादा बिल्ली के होने का फ़र्क नहीं पता चलेगा. बट यहाँ पे जानवर रखा क्यों गया. अगर मैंने बैग में से बिल्ली निकाली तो मैंने कोई जादू नहीं किया. व्हाट हैपेंस इज, मैं बैग में कुछ लेके आया हूँ, मेरे बैग में बिल्ली है, तो कंटिन्यूस मूव करेगी. जब वो कंटिन्यूस मूव करेगी तो सामने वाले की क्यूरियोसिटी होगी, अरे यार बैग में क्या रखा हुआ है, बैग में क्या है दिखा, राइट. सो व्हाट हैपेंस इज, अगर मेरे बैग में कोई चीज़ मूव कर रही है तो 10 लोग सोचेंगे यार इसके बैग में क्या है. और जैसे ही मैं उसको दिखा देता हूँ क्या है, तो मैंने उस सीक्रेट को बता दिया. तो लेट द कैट आउट ऑफ द बैग मीन्स मैं किसी सीक्रेट को, जो मेरे पास सीक्रेट थी वो मैंने सबको बता दी. तो इट मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट. जब आप कोई सीक्रेट को रिवील करते हो तो इट इज कॉल्ड लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट इडियम, वोंट हर्ट अ फ्लाई. ये वाला मुहावरा हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज ये मुहावरा काफ़ी हद तक आपने हिंदी में भी सुना होगा. लेकिन परेशानी क्या है, ये मुहावरा आता ही इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि हिंदी में इस मुहावरे का फ़र्क थोड़ा सा अलग है, इंग्लिश में इसका मतलब थोड़ा सा अलग है. अगर मैं किसी को बोलूँ यार ये तो मक्खी भी नहीं मार सकता, तो इसका क्या मतलब है, उसमें कोई दम ही नहीं है. मतलब ही इज़ वेरी स्केयर्ड, बहुत ही डरपोक टाइप का आदमी है, बिल्कुल हिम्मत नहीं है, एंड सो ऑन. बट जैसे ही मैं इंग्लिश में आता हूँ वोंट हर्ट अ फ्लाई, इसका मतलब हो जाता है कि बहुत ही शांति प्रिय आदमी है, ये किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएगा. सो देयर इज़ अ डिफरेंस. इसीलिए ये वाला मुहावरा ज़्यादा आएगा आप लोगों के एग्जाम में, आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा. वाई, बिकॉज जैसे ही वोंट हर्ट अ
वोंट हर्ट अ फ्लाई आया, आप लोगों ने हिंदी में सोचा यार मक्खी भी नहीं मार सकता, और वो भी एक मतलब लिखा होगा कि बहुत ही डरपोक आदमी, बट इसका मीनिंग बहुत डरपोक आदमी नहीं है, इसका मीनिंग है नॉन वायलेंट आदमी, शांति प्रिय आदमी, जो कि मक्खी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि यहाँ पे कांट नहीं लिखा हुआ। जैसे ही मैं यहाँ पे कांट हर्ट अ फ्लाई आ जाता तो ये हिंदी का मुहावरा हो जाता। कैन का मतलब होता है कर सकता, वोंट का मतलब होता है करेगा। तो मैंने बोला अगर वोंट बोला तो मतलब मैं मक्खी मार सकता हूँ लेकिन मारूंगा नहीं, और कांट बोला तो मैं मक्खी मार ही नहीं सकता। तो हिंदी में जो मुहावरा है अगर उसका मैं इंग्लिश बोलूँ तो हो जाएगा कांट हर्ट अ फ्लाई, और हमने बोला वोंट हर्ट अ फ्लाई, तो मक्खी भी नहीं मारेगा, तो इसलिए इसका मीनिंग हो गया बहुत ही शांति प्रिय आदमी। नेक्स्ट मुहावरा है वीजल आउट ऑफ समथिंग। अब वीजल जो होता है अगेन इंडिया में नहीं होता, नेवला और गिलहरी उस तरीके का एक जानवर होता है। तो यहाँ पे वीजल बेसिकली बहुत ही चतुर, चपल, कहीं से भी निकल जाने वाला टाइप का आदमी जानवर होता है। तो वीजल आउट ऑफ समथिंग इज, आपकी मम्मी ने आपको बंक मारते हुए पकड़ लिया, अब आपकी पिटाई होने ही वाली है कि आपने कोई ऐसा बहाना मार दिया कि मम्मी ने कहा चल बेटा कोई बात नहीं ठीक है। तो वीजल आउट ऑफ समथिंग इज कोई झूठ बोल के, कोई गोली दे के, कुछ ऐसी चीज़ करके आप वहाँ से निकल गए कि बस पिटाई होते होते बची और आप बच के भाग गए। सो जब आप किसी को डिसऑनेस्ट तरीके से बच के निकलते हो, कुछ झूठ बोल के बच के निकलते हो, कुछ चालाकी वाली बात बोल के बच के निकलते हो, तो उसको बोलते हैं वीजल आउट कर गया। मतलब बस मैंने फंसा ही दिया था, बस पता नहीं कैसे निकल गया यार, ठीक है, ऐसी पता नहीं क्या बात बोली कि ये बच के निकल गया। तो व्हेन यू यूज सम डिसऑनेस्ट वे टू run away from a situation, avoid a situation, that is called weasel out of something। जब किसी तरीके से क्लेवर होने के तरीके से, डिसऑनेस्ट होने के तरीके से आप किसी चीज से बच के निकल जाओ, that is called weasel out। And the next one is pig-headed। अगेन बहुत आसान है, बहुत सारे कल्चर्स में बहुत सारे जानवरों की बहुत सारी क्वालिटीज़ होती हैं। तो कुछ 2-4 जानवर होते हैं जिन्हें बेवकूफ़ों की कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे कि गधा हो गया हम लोगों के यहाँ, यार गधे की तरह, बिल्कुल गधे का दिमाग है। ऐसे ही पिग इज़ कंसिडर्ड टू बी अ स्टूपिड एनिमल इन अ लॉट ऑफ कंट्रीज़। तो अगर मैं ब्रिटेन की बात करूँ तो ऑब्वियसली सुअर को बेवकूफ़ माना जाता है, और सुअर का दिमाग पाया, तो सुअर का दिमाग पाया तो कैसा दिमाग पाया। अगर मैं बोलूँ गधे का दिमाग है, और जैसे ही मैंने बोला आपको कि गधे का दिमाग है, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं आपको मूर्ख बोल रहा हूँ। सेम चीज will happen here। Pig-headed, pig is considered to be a foolish animal, so pig-headed is a person who is very stupid। तो जब आप बेवकूफ होते हो, आपको कोई बेवकूफ बोल रहा है, तो वो आपको इंग्लिश में क्या बोलेगा, pig-headed, right? These were the first 9 idioms। Let's talk about the next one। So हमारा 10th idiom है hold your horses। अब बहुत आसान है, अगर होल्ड का मतलब है पकड़ो, ठीक है, तो पकड़ के रखो अपने घोड़ों को। अगर मैं घोड़े को छोड़ देता हूँ, मेरे पास घोड़ा है, मैंने छोड़ दिया, एंड ही स्टार्ट्स रनिंग, मतलब ये जो मुहावरा है ये टेक्निकली उन घोड़ों के लिए बना होगा जो रेस हॉर्स होते हैं, जिन्हें दौड़ने की प्रैक्टिस दी गई होती है। तो मैं बोलता हूँ भाई 2 मिनट रुक जा, 2 मिनट सब्र कर, उसके बाद। तो होल्ड योर हॉर्सेस जब मैं किसी को रुकने के लिए बोल रहा हूँ, मैं किसी को वेट करने के लिए बोल रहा हूँ, 2 मिनट तो रुको, राइट। सो अपने घोड़े को पकड़ के रखो, एकदम से मत भगा दो, बिना सोचे समझे काम मत करो। तो ये सारे मतलब हो सकते हैं होल्ड योर हॉर्सेस के। मैंने आस्क समवन टू वेट फॉर अ व्हाइल। नेक्स्ट वन इज वन ट्रिक पोनी। अगेन पोनी जो होता है, पोनी आई थिंक हम लोगों के यहाँ पोनी खच्चर को बोला जाता है, घोड़े और गधे के बीच में जो होता है। सो पोनी इज दैट। अब होता क्या था, अगर मैं इसको हिस्ट्री से कनेक्ट करूं तो इन इंग्लैंड बाजार लगता था, जब जानवरों का बाजार लगता है जैसे, तो जब मैं पोनीज वो वाले पोनीज बिकते थे ज़्यादा जिनके पास बहुत सारी ट्रिक्स होती थी, जो कूद भी सकता था, भाग भी सकता था, उससे आप काफ़ी सारे काम करा सकते थे। तो अगर मैं बोलता हूँ वन ट्रिक पोनी, तो इसका मतलब है यार इसको तो बस एक ही चीज़ आती है, तो ऑटोमेटिकली उसके जो दाम हो जाते थे वो कम हो जाते थे। सो वन ट्रिक पोनी मीन्स इसके पास तो एक ही चीज़ है। अब ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये क्रिकेट में यूज़ होता है। मान लो कोई बैट्समैन है जिसको केवल एक ही तरीके की शॉट आती है, क्या है?
लंबा हो गया यार, आधे घंटे से शूट कर रहे हैं हम ये वीडियो। हाँ मतलब 20 मिनट का ना हो गया ये। चलो देखते हैं, दोबारा बोलो ना वन ट्रिक पोनी। सो हमारा 11th ईडियम है वन ट्रिक पोनी। वन ट्रिक पोनी में क्या होता है, पोनी घोड़े और गधे के बीच का, मतलब अगर मैं हमारी लैंग्वेज में बात करूं तो खच्चर बोलते हैं इसको, राइट। सो अब ये जो मुहावरा है ये थोड़ा हिस्ट्री से आया है। जब जैसे जानवरों का बाजार लगता है तो हर जानवर को किसी ना किसी क्वालिटी की वजह से खरीदा जाता है। जैसे मुझे बताया गया है मेरे स्टूडेंट्स के द्वारा कि जो भैंस ज़्यादा काली होती है उसको ज़्यादा पैसे मिलते हैं। इसी तरह से जब इंग्लैंड में पोनीज बिकते थे तो पोनीज वर बॉट फॉर देयर ट्रिक्स, उनको कितने कितने करतब आते थे, तो जिस पोनी को केवल एक ही करतब आता था उसके पैसे कम लगते थे। सो वन ट्रिक पोनी इज, यार इसको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता, इसको केवल एक ही चीज़ आती है, तो अ पर्सन हु नोज जस्ट वन थिंग। ये मुहावरा कभी कभी आपको क्रिकेट कमेंट्री में भी सुनने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे बैट्समैन होते हैं या ऐसे बॉलर जब बैटिंग करने आते हैं जिनको केवल एक ही शॉट मारनी आती है, वो बॉल कहीं भी आए वो एक ही तरफ से, ऐसे अगर हम गाँव की भाषा में बोलें तो यार ये तो लपेट लपेट के मारता है केवल, और कुछ नहीं आता। तो ही इज़ अ वन ट्रिक पोनी, इसको केवल एक ही तरीके की चीज़ आती है। दैट इज़ आवर idiom number 11, one trick pony. The last idiom for today is something fishy. अब ये idiom देने का सबसे बड़ा जो मेरा पर्पस है यहाँ पे देने का वो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या हैं कि हिंदी में अटक जाते हैं। अब मैंने आपको दाल में काला बोला, आपको समझ में आ जाएगा यार कुछ तो गड़बड़ है, राइट, दाल में काला। अब अगर लेकिन दाल में काला का इंग्लिश वर्जन ये नहीं होगा समथिंग ब्लैक इन द पल्स, राइट। सो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि हो सकता है दो मुहावरे एक जैसे हो, हिंदी में उस मुहावरे को कुछ और बोला जाता हो, इंग्लिश में उस मुहावरे को कुछ और बोला जाता हो। तो ये जो मुहावरा है समथिंग फिशी, दिस स्टैंड्स फॉर दाल में काला। तो दाल में काला का इंग्लिश वर्जन है समथिंग फिशी, कुछ तो गड़बड़ है यार, कुछ तो झोल है, दैट इज समथिंग फिशी। सो ये 12 हमारे ईडियम्स थे। यहीं पे हमारी लिस्ट ख़त्म नहीं होती है एनिमल्स के ईडियम्स की। एनिमल्स के ईडियम्स बहुत सारे होते हैं। बताने का पर्पस क्या था, अगेन सारे ईडियम्स सब कुछ अगर आप याद करके चले गए, इंग्लिश में हमारी वोकैबुलरी में लगभग 7 लाख 7.5 लाख वर्ड है, तो आपका पेपर हमेशा क्लियर हो जाएगा। लेकिन 7 लाख वर्ड आप याद करके नहीं जा सकते। सो द आइडिया इज टू बिल्ड दैट लॉजिक एज वेल। सो अगर हमने 12 मुहावरे यहाँ पे किए हैं तो 8, 9, 10 स्ट्रेट फॉरवर्ड जानवर की क्वालिटी पे कनेक्ट हुए हैं, या फिर उसके आसपास जो वर्ड्स लिखा है उन पे कनेक्ट हुए हैं कि घोड़ों को पकड़ के रखो, एक पोनी जिसको केवल एक ही ट्रिक आती है। तो या तो मुझे उसका हिस्ट्री बताओ, उसका रेलेवेंस बताओ, तो मेरे लिए आसान हो जाता है। द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि हमारे जो इंग्लिश के मुहावरे होते हैं इनका जो कल्चर है वो इंग्लिश होगा, मतलब इंग्लैंड के कल्चर के हिसाब से मुहावरे बने होंगे, हमारे कल्चर के हिसाब से नहीं। सो कुछ चीज़ें हमको याद करनी पड़ती हैं। सो आज हम 12 ईडियम्स पे रुकेंगे। नेक्स्ट टाइम हम दूसरी कैटेगरी के साथ ईडियम्स करेंगे एंड हम कोशिश करेंगे कि इतने ज़्यादा ईडियम्स आपको करा दें कि आपके एग्जाम्स में ऑलमोस्ट सब कवर हो जाए, प्लस आपका एक ऐसा लॉजिक बिल्ड हो जाए हर चीज़ में कि आप जो ईडियम्स हमने नहीं भी किए हैं वो भी आप सॉल्व कर पाए। सो थैंक यू फॉर नाउ।